हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर जो क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके बारे में। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, जिनमें क्या होते हैं मनी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हम कौटिल्य जो हैं उनके अर्थशास्त्र से एक पंक्ति पढ़ेंगे। द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटीरियल डिस्ट्रेस। देखिए, जो प्रॉस्पेरिटी है या समृद्धि है उसकी जो जड़ें हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। क्योंकि अगर आपको संपन्न होना है, समृद्धि लानी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। द लैक ऑफ इट ब्रिंग्स मटीरियल डिस्ट्रेस। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? मटीरियल डिस्ट्रेस हो जाता है। इसका मतलब अभाव हो जाते हैं चीज़ों की। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंडेंजर्स बोथ करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। और अगर हमारे पास एक फ्रूटफुल इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, हम फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या नुकसान होगा कि जो हमारी अभी जो वर्तमान में जो प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, वो भी जाएगी। और ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी क्या है? बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर है बिग क्वेश्चन, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड? ठीक है, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग पार्ट में। वट डिफ्रेंशिएट दीज एक्टिविटी टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर? इनको अलग अलग सेक्टर में कैसे हमने डिवाइड किया? ठीक है, किन चीज़ों से पता चलेगा कि ये इस टाइप की एक्टिविटी है, ये अलग टाइप की और ये अलग टाइप की? हाउ आर द थ्री सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड? और जो तीनों सेक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 13 वी लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जिससे क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू बनती है, वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर एक बार रिवीजन के लिए फिर से देख लीजिए। मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। किसी भी चीज़ की वैल्यू जिसे हम पैसों में तोल सकते हैं उसे कहा जाता है मॉनेटरी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर और उसकी कीमत क्या है? 40,000 रुपये। तो ये क्या है? उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और हमने समझा था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कैसे बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटी बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एंड व्हाट डिफरेंशिएट देम इन दिस चैप्टर। ठीक है, और कैसे हम उनमें अंतर कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ा दृश्य। Over the decade, the number of economic activity has increased tremendously. For example, earlier most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing, production of tools, pottery, and weaving cloth. कई वर्षों पहले, ठीक है, कई दशकों पहले आप देखते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अलग होती थी। और आप जो आप एक्टिविटीज़ देखते हैं वो अलग हैं। ठीक है, इनमें जो बदलाव आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहले के लोग आप देखते थे कि खेती में लगे होते थे। ठीक है, कई चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग में लगे हुए हैं, जो लाइव स्टॉक रियरिंग है उसमें, जो पॉटरी है वो बनाने में, जो होता है ना मिट्टी से बर्तन। अच्छा, और जो है कपड़े बुनने में। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे समाज ने क्या की, प्रोग्रेस की, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड इंक्रीज वास्टली। और जैसे जैसे समाज में बदलाव आता चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या हुई? बदलती चली गई। और लोगों ने अपना जो जीवन यापन करना है उसके लिए उनके पास नए नए तरीके भी आ गए। अब देखिए कैसे। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड ड्रोन्स, working in banks, schools, hotels, driving various type of vehicles for transportation, making furniture, tailoring, clothes using machines, creating software, repairing refrigerator and washing machines, etc. तो आज आप देख रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं? कंप्यूटर बन रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं, लोग बैंक में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, होटल्स में करते हैं,
ड्राइविंग वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो है व्हीकल चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रक देखा होगा, आपने लोडर्स देखे होंगे, ठीक है। मेकिंग फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कारपेंटर जैसे बनाते हैं, पिछले चैप्टर में भी देखा आपने। टेलरिंग क्लोथ्स, ठीक है, मशीन के सहायता से जो है जो क्लोथ्स हैं उनको सीलना, जैसे आपने देखा ना, पहले तो खुद ही हाथ से किया जाता था, अब मशीन का प्रयोग भी होता है। सॉफ्टवेयर बनाना, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, ठीक है, ये सब। क्लासिफाइंग ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन एंड द लिंक्स दे हैव विच ईच अदर। तो यहाँ पर हम इनको जब एक्टिविटीज़ को, अलग अलग एक्टिविटी को क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ें आपस में कैसे कार्य करती हैं, आपस में कैसे जुड़ी हैं, और हम सबको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उससे पहले समझ लीजिए इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है। ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़ दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। तो इकोनॉमिक सेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग ऐसे ग्रुप जो कि किसी भी देश की, जगह की क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ 3 अलग-अलग ग्रुप हैं, ठीक है? तो ये ग्रुप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। पर ये सब क्यों हो रहा है? कि किसी भी जो देश है, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वहाँ पर समृद्धि लाने के लिए, ठीक है? इन्हीं से ही तो एक देश समृद्ध होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। Some economic activity shares similar characteristic, and based on this they can be grouped together or classified into broader group called economic sector। तो देखिए, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे। एंड बेस्ड ऑन दिस, और इसी के बेस पर उनको एक ही ग्रुप में हम बांट देते हैं, ठीक है, और क्लासिफाई कर देते हैं। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर। जैसे आप देख रहे हैं ना, कोई क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है, कोई सेकंड में, और कोई थर्ड में। तो फर्स्ट वालों को एक ग्रुप में रखा जाता है, सेकंड वालों को एक में, और थर्ड वालों को एक ग्रुप में, है ना। तभी तो उनकी पढ़ाई हो पाएगी। तो जो सिमिलर है उनको सिमिलर में ही रखा जाता है। द थ्री मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये जो सेक्टर है कितने में डिवाइड है, 3 में डिवाइड है। तो इकोनॉमिक सेक्टर को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शियरी। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप आउट द ब्रॉड एक्टिविटीज अंडर दीज एक्टिविटीज कैटेगरीज। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या होती है प्राइमरी एक्टिविटीज? दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज, और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पर देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें लोग क्या है, डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं, नेचर से। नेचर से जुड़े होने का मतलब क्या है, जैसे ट्री है, इस ट्री से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, जो फ्रूट इस पर लगे होंगे वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप खेती करते हैं तो ये डायरेक्ट नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। आप पशुपालन करते हैं, ये भी डायरेक्ट नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट किस पर डिपेंड है, नेचर पर। टू प्रोड्यूस गुड, हमें जो भी चीज़ बनानी है उसके लिए हम डायरेक्ट किस पर डिपेंड है, यहाँ पर नेचर पर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पर देखिए, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। और देखिए, जैसे हम जमीन है ना, उससे कोई चीज़ निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, ये सब भी किस में आता है, ये भी आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गया, ये सब। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया, माइनिंग और फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री, ये सारा किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली डिपेंड हैं किस पे, नेचर के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर इन ड्राइंग्स को देखते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम प्राइमरी का पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन and vegetable from agriculture farms, collecting wood from forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farm,
एटसेट्रा आर ऑल प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे हमने ऊपर देखा, जो आप ग्रेन उगा रहे हैं और साथ में एग्रीकल्चर फार्म्स में आप क्या है, सब्जियां उगा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं किसको, लकड़ियों को, कहाँ से, जंगलों से, ठीक है। कोल आप निकाल रहे हैं माइन से, जो खदान होती हैं वहां से। फिश फ्रॉम फिशरीज, एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स आर ऑल प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारी कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी आर एग्रीकल्चर। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री। देखिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि ये जो एक्टिविटी है वो किस कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। बिलो आर सम ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी विद इन द प्राइमरी सेक्टर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइनिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री और यहाँ पे रेजिंग लाइफ स्टॉक। आगे देखिए, think about it. Can you think of any primary activity that you may have seen in the past? कोई भी आपको ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी याद आती है जो आपने देखी है? What are the natural resources used in these activity? और उन एक्टिविटीज में क्या नेचुरल रिसोर्सेज कौन से यूज किए गए वो बताइए। नेम टू ऑफ देम एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, इसको आपने ही करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, अगर आप स्कूल में करेंगे तो क्लास वर्क भी है। आगे है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर। द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल derived फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजम्पशन। देखिए प्राइमरी सेक्टर में आपने जो भी चीजें निकाली, बनाई, उन सबको आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस करेंगे किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी से जो जो चीज़ें आई हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने क्या किया, टमाटर, यहाँ पर टमाटर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, कहाँ पर, प्राइमरी में। अब आप उससे क्या बना देते हैं, सॉस बना देते हैं। तो ये कहाँ होगा, सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि मशीन्स लगेंगी, फैक्ट्री लगेगी जहां पर उन टमाटर को लाया जाएगा और उससे सॉस बना दिया जाएगा। किस लिए, सेल के लिए भी और हमारे कंजम्पशन के लिए भी, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम किस पर डिपेंड रहते हैं, पहले तो जो प्राइमरी सेक्टर का क्या है, जो चीजें बनी है उन पर, एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी। और फिर उन चीजों को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे नए प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखिए आपने जमीन से पत्थर निकाला और अब कंस्ट्रक्शन कर दी, रोड्स बनेगी, एटसेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज। और ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब किस में आएगा, ये सारा भी किस में आ जाता है, आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में। इट ऑल्सो इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इन फैक्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, उनका उत्पादन करना। यूनिट टू प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म दैट कैन बी फर्दर सोल्ड और कंज्यूम। तो वही कि प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ लेना और देन उसको प्रोसेस कर देना, सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज में ले जाना और नई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे टमाटर से सॉस, ठीक है। आगे क्या है, some example of secondary sector activities include the processing of grains obtained from agriculture fields to make flour in mills, extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to derive tea। तो जैसे आप देखते हैं ना, आपने चाय बागानों से चाय पत्तियां तोड़ी और उससे बाद में क्या बना दी, चाय पत्ती बना दी, ठीक है, आपने देखा है ना, आप पीते होंगे अलग अलग, टाटा टी और अलग। तो आपने क्या किया, यहाँ से बाग से पत्तियां लाए और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक चाय के पैकेट में। दूसरा क्या है, दूसरा आप देखते हैं कि जैसे आपने गेहूं लिया और फिर आप गए और आपने क्या बनवा दिया, आटा, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, प्रोसेस हो गया ना। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आप लाए वुड और उसको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसमें, फर्नीचर में चेंज कर दिया। और कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स। अब आपने देखिए प्राइमरी सेक्टर में कॉटन आपने
उगाया है, और यहाँ पर आपने कॉटन से क्या बना दिया, कपड़े बना दिए, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, इसी प्रकार आपने आयरन ओर जो माइनिंग से निकाला था, उससे अब आपने बना दी सेकेंडरी सेक्टर में क्या, कारें बना दी। ठीक है, ट्रक बना दिए। तो ये आपको दिख रही है ना, यहाँ पर कारें बन रही हैं और यहाँ पर उसी कॉटन से कपड़ा बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दवाइयाँ बन रही हैं, अलग अलग जो चीज़ें मिलती हैं हमें प्रकृति से, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं जो आपने प्राइमरी सेक्टर में लिए थे, और अब ये सेकेंडरी सेक्टर में पहुंच चुके हैं, और वहां से अब ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा। डोंट मिस आउट टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन इंडिया। अब यहाँ देखिए, जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं लाइक कार, वो 2022 में कितनी बनी, 45 लाख। ठीक है, भारत में। कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं जैसे ट्रक्स, तो ये कितने बने, 10 लाख। थ्री व्हीलर जो है वो 8.6 लाख, और टू व्हीलर 2 करोड़। ठीक है, let's explore. Now that we have seen some example of secondary sector activities, can you name two more economic activities in the secondary sector? तो क्या आप सेकेंडरी सेक्टर की दो और एक्टिविटी जो है उन्हें बता सकते हैं, तो बताइए। आगे है टर्शियरी सेक्टर। देखिए टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस विच complement both primary and secondary sectors such as transportation, बैंकिंग, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर से आपको कोई भी चीज मिली, कच्चा माल मिल गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपने क्या कर दिया, उस चीज को प्रोसेस करके नई चीज आपने बना दी। अब ये जो नई चीज बन गई है, इसे कस्टमर तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना बेचने के लिए। तो ये सारे कार्य कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर। तो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर को एक तरीके से सर्विस भी देता है, और साथ में हम लोगों के लिए भी क्या करता है, सर्विस जो प्रोवाइड कराता है, वो होता है टर्शियरी सेक्टर। जैसे इसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बैंकिंग, आप देखते हैं ना, देखिए बैंक वाले आपको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, बैंक वाले आपको वही पैसा देते हैं जो आपने बैंक में जमा कराया होता है। तो ये क्या है, एक सर्विस है ना। अगला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी ने एमबीए किया होता है, ये पढ़ाई की होती है, तो वो वहाँ पर कंपनी को कुछ और थोड़ी देता है, वो वहाँ पर अपनी नॉलेज देता है, किसमें, कि उस कंपनी को क्या करने में, मैनेज करने में। ठीक है, या जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अंकल आपको क्या देते हैं, जो डॉक्टर अंकल हैं वो आपको क्या क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है टर्शियरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखिए, all those economic activity that provide support to people involved in primary and secondary activity। ऐसी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए जो लोग हैं उनको क्या देते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्या, टर्शियरी एक्टिविटी। दीज इंक्लूड सर्विस दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये इतनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है वो हमें न दिख रही हो, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट। देखिए आपको सब्जी खानी है, आप अपने यहाँ पर घर में हैं, आप पहुंचे मार्केट, लेकिन मार्केट तक ये सब्जी किसने पहुंचाई, ये पहुंचाई उस ट्रक ड्राइवर ने। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, जो हम आसानी से नहीं देख पाते डेली लाइफ में, कि कैसे ये चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं। ठीक है, द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर। है ना, जो रास्ते पर ठेलियां लगी होती हैं सब्जियों की, फ्रूट्स की, तो ये हमें कैसे मिल रहा है, ये सारा फार्म प्रोड्यूस आपको आपके घर के पास मिल जाता है। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, वेजी सिमिलरली डॉक्टर्स, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, प्रोवाइड देयर सर्विस टू दोज हु नीड देम। और उन सभी को वो अपनी सर्विस देते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में आपके टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। There are techniques who repair and service electronic item including mobile phones and television, mechanics who repair vehicles like cars and tractors and electronics who ensure regular supply of electricity। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उनको ठीक करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन को, टेलीविज़न को। ठीक है, मैकेनिक्स होते हैं
जो आपकी कार को, बाइक को, ट्रैक्टर को, सारी इन चीज़ों को रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो जैसे घर में लाइट जल जाती है या कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ठीक करते हैं। देयर सर्विस मेक अवर लाइफ इजियर। ये हमारी लाइफ को क्या बना देते हैं, आसान बना देते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल। आज की डेट में देखिए, आप जैसे मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं, सर्विसेज एट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप, वेयर हाउसेज एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब आपको एक तरीके से क्या है, सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं। ठीक है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विस देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वेयर हाउस। वो क्या होता है, लार्ज बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड। तो जिस भी सामान को हम बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो सारा जो प्रोडक्ट होता है पहले क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, यूज और रेंटेड आउट टू शॉप्स। ठीक है, तो वेयर हाउस क्या होती है, ऐसे स्थान जहाँ पर क्या होता है, जो भी सामान बेचने के लिए है, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट को वहाँ पर स्टोर किया जाता है, सिक्योर रखा जाता है। Are all the example of tertiary sector economic activity? This sector is also called the service sector। और देखिए ये सारी क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इसीलिए इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यहाँ पर आपको देखो रेस्टोरेंट में सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं सर्विस एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिटेल स्टोर्स पर आप गए हैं। इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर। अब इन सभी जो सेक्टर है उनके बीच में क्या है, एक इंटरडिपेंडेंस है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजप्शन। देखिए ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, रॉ मटेरियल को चेंज करने में। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल जो था प्राइमरी सेक्टर में, उसको चेंज किया हमने सेकेंडरी में। ठीक है, और उससे क्या बन गया, एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और उस जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको अब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले टमाटर था, आपको सॉस चाहिए था, सॉस में उसको कन्वर्ट कर दिया और अब आप उसे फाइनली खा सकते हैं। लेट अस गो ऑन एन इमेजिनरी excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sector are interconnected and support each other। तो चलिए हम चलते हैं गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में, जहां उन्होंने कैसे दिखाया है कि इन सारी चीज़ों के, इन सारे सेक्टरों के जुड़ने से कैसे हेल्प मिलती है और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डेयरी। डेयरी क्या होती है, अ प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड, जहाँ पर मिल्क क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो ये है डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव जो है फ्रॉम फार्म, फार्म से कहाँ पर, प्लेट तक। अब देखिए कैसे, दीज डेज फार्मर्स इन गुजरात ग्रीट द डे विद द क्लिंकिंग ऑफ मिल्क pails and the happy moves of their best friend, their cows or buffaloes। Cow have a special place in their life of the farmers and their families। तो देखिए जो गाय हैं उनका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत ही अच्छा स्थान है किसमें, फार्मर्स के जीवन में। द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी। जो ये फार्मर है वो गाय का मिल्क जो है वो क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है, जो पास में डेयरी है। एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और महीने के अंत में उनको क्या है, पैसा मिल जाता है कि जितना उन्होंने क्वांटिटी, मतलब जैसे 50 लीटर 100 लीटर जितना भी उन्होंने वहां पर दूध दिया, उसका पैसा उन्हें मिल जाता है। और ये भी देखा जाता है कि वो किस क्वालिटी का था। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स एगो। पर ये 50 साल पुराना केस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए है क्या, दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ मिल्क कोऑपरेटिव नेम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अमेजिंग स्टोरी कहाँ की है, कोऑपरेटिव, कौन सी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम क्या कहते हैं, अमूल। आपने ऐड देखा होगा ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो इसी अमूल की बात हो रही है। In the early 1940s, farmers in Anand district would sell milk to the neighboring villages। 1940s के टाइम पर यहाँ के जो फार्मर्स थे वो
गाँव में क्या करते थे, आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर दूध बेचते थे। They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. उनको क्या करना पड़ता था, वो साइकिल पर जाते थे या पैदल उन्हें जाना पड़ता था इतनी गर्मी में दूध को बेचने के लिए। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। और आपको पता है कि ऐसे में दूध क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। द फार्मर्स हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉइल। तो दूध कहीं जल्दी से खराब ना हो जाए, तो इसलिए उन्हें क्या होता था, जल्दी से उसे बेचना पड़ता था। दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। और कम से कम पैसे के लिए भी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। सो दे डिपेंड ऑन पीपल कॉल्ड मिडिल मैन। तो वो किसके सहारे रहते थे, मिडिल मैन। मिडिल मैन मतलब बिचौलिए, एजेंट टाइप लोग जो हैं। हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क एट मेयर मिया प्राइसेस फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट इन द मार्केट। और ये क्या करते थे, देखिए ये फार्मर है, ये मार्केट है, और बीच में आ गया ये बिचौलिया। इसने क्या किया, किसानों से बहुत ही सस्ते दामों पे, बहुत ही कम रेट पर क्या कर दिया, दूध खरीद लिया, और अब ये मार्केट में हाई रेट पर बेचेगा। ठीक है। हु वुड बाय द मिल्क इन बल्क। और फिर क्या है एंड में, मैनी टाइम्स द फार्मर फेल्ट चीटेड एंड harassed बाय द मिडिल। और ये जो मिडिल मैन है वो क्या करते थे, मतलब एक तरीके से देखिए इनसे बहुत सस्ते में ले रहे हैं और आगे हाई रेट में बेच रहे हैं, तो ऐसे में फार्मर्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। ठीक है। वन डे द फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल अ प्रोमिनेंट नेशनल लीडर विद देयर प्रॉब्लम। तो एक बार जो फार्मर्स हैं उन्होंने किन से बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है। जो कि आप जानते हैं बहुत ही फेमस लीडर। ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। तो उन्होंने क्या बताया कि एक कोऑपरेटिव बनाओ। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव होती है एक सोसाइटी जैसी या एक ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉलेंटरली कम टुगेदर टू मीट their economic and social needs in a formal way. They own the cooperative and decision are taken by the members collectively. तो cooperative एक ऐसा समझ लीजिए एक ग्रुप है जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए। ठीक है। और सोशल नीड्स के लिए। और अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, कलेक्टिवली प्रोडक्शन करते हैं, कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे किसी एक की नहीं चलती, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि आप कोऑपरेटिव बनाइए टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन मिडिलमैन। और अब आपको बिचौलियों के ऊपर निर्भर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल टू बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप। अब इससे क्या हुआ कि कोऑपरेटिव जब बन गया तो फार्मर्स क्या कर पाएंगे, बाय एंड सेल मिल्क एज अ ग्रुप। अब वो क्या कर पाएंगे, देखिए अब उन्होंने सब मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। तो मान लीजिए उन्होंने 1000 लीटर दूध प्रोडक्शन हुआ है मान लीजिए, तो अब वो इसको मार्केट में खुद ही जाकर बेच लेंगे। ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन। अब वो मिल्क कलेक्शन करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद से ही करेंगे। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल एडवाइस। उन्होंने उनकी एडवाइस को माना। अमूल वॉज सेटअप इन 1946। 1946 में बना अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जी की लीडरशिप में, जो कि लॉयर भी थे और एक फ्रीडम फाइटर थे। एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जो एक इंजीनियर थे, हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। जो कि कहाँ वर्क करते रहे थे उस टाइम, डेयरी फैक्ट्री में मुंबई में। ठीक है, इंजीनियर थे। दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। तो इससे क्या हुआ, इस इनिशिएटिव से क्या फायदा हुआ, फार्मर्स आगे आए सब। ठीक है, वुमेन भी सब साथ आए और उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। कि वो कितना उत्पादन करेंगे मिल्क का और साथ ही कितना बेचेंगे। द मिल्क प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली मेड देयर ओन डिसीजन ऑन ऑल मैटर सच एज प्रोडक्शन, पास्चराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क। तो अब वो क्या करते थे, जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो कलेक्टिवली, क्योंकि उनका एक कॉपरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो, तो मिलकर डिसीजन लेते थे हर चीज़ पर। कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, कितना पास्चराइजेशन किया जाएगा और कितना दूध बेचा जाएगा। देखिए पास्चराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें दूध को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है थ्रू हीटिंग टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जिसमें दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। ठीक है।
The tasks were shared by everyone, which helped raise their income gradually. They did not need the middleman anymore and become like one big family. तो अब वो क्या बन गए, एक बड़े परिवार जैसे, और मिडलमैन की क्या हो गई, छुट्टी। अब मिडलमैन की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। As more and more farmers begin to see the benefits of the cooperative, जैसे जैसे लोगों ने कोऑपरेटिव का फायदा देखा कि मिलजुल कर एक संगठन बनाकर काम करने में कितना फायदा है, इट कंटिन्यू टू ग्रो, और ये बढ़ता चला गया। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज दैट द फार्मर डिसाइडेड टू मेक अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। इतना ज़्यादा दूध का कलेक्शन होने लगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम दूध के साथ और सारे जो दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी बनाएंगे और उन्हें सेल करेंगे। दे सेट अप अ फैक्ट्री, उन्होंने एक फैक्ट्री भी बना दी आनंद में ही, ठीक है, गुजरात में। एंड बिगेन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर, और बटर और मिल्क पाउडर भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर फैक्ट्री क्या होती है, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर क्या होता है, जो गुड्स होते हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है, और वेरियस कंपोनेंट आर पुट टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट, और बहुत अलग सारी चीज़ें जो हैं उनको क्या करा जाता है, आपस में मिलाया जाता है जिससे एक प्रोडक्ट बन पाए, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने ये सब बनाना शुरू कर दिया। टुडे द कोऑपरेटिव हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एंड फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया। तो आज क्या है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और आप देखें अमूल की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं देश में, पूरे देश में। कैन यू नेम अ फ्यू? द प्रोडक्ट आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप, और अब इन्हें स्मॉल और लार्ज रिटेल शॉप में क्या है, बेचा जाता है पूरे देश में, ठीक है। देखिए रिटेल क्या होता है, द गुड सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रेदर देन फॉर रिसेल। अब देखिए रिटेल में क्या होता है, जैसे आप दुकान पर जाते हैं ना, आपके आसपास की जो दुकानें हैं जहाँ पर कंज्यूमर जो कस्टमर है उसके लिए जो सामान है वो रखा जाता है, उसको कहा जाता है रिटेल, ठीक है, वो होती है रिटेल शॉप। अब यहाँ पर देखिए, इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ तक कि वो एक्सपोर्ट भी करते हैं सामान को, कहाँ तक, विदेश में भी। In this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. This kind of economic activity is called a primary sector economic activity because the product milk is derived directly from a natural source. ठीक है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है जब एक कंट्री से एक सामान दूसरी कंट्री में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मिल्क इज देन प्रोसेस एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। देखिए मिल्क से क्या बनाया जाता है, मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मैनी अदर इन द फैक्ट्री। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए जब तक केवल दूध का उत्पादन हो रहा था तो वो क्या थी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, है ना, क्योंकि इसमें केवल दूध बन रहा है और दूध हमें डायरेक्टली मिल रहा है काऊ से और विभिन्न लाइव स्टॉक से। जबकि अब जब उस दूध से मिल्क पाउडर बन रहा है, घी बन रहा है, चीज़ बन रहा है, बटर बन रहा है, तो ये सब कहाँ बन रहा है, यहाँ फैक्ट्री में, आप देख रहे हैं। तो अब प्रोसेसिंग होने लगी, तो अब प्राइमरी सेक्टर से हम कहाँ पहुंच गए, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। वट डज अमूल डू विद ऑल प्रोडक्ट इट मेक्स, इट सेल देम इन वेरियस प्लेसेस। अमूल क्या करता है, इन चीज़ों को अलग अलग जगह पर बेचता है। अमूल यूज लॉरीज, ट्रक्स एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज। तो इन सभी सर्विसेज का प्रयोग करके, ठीक है, लॉरीज में, ट्रक्स में, रेलवे के थ्रू, ठीक है, एयर एयर के थ्रू भी, मतलब कहने का मतलब है जैसे हवाई जहाज़ों के माध्यम से, ठीक है, एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट हैज़ सेट अप रिटेल स्टोर एंड सप्लाई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इनके क्या है, अपने रिटेल स्टोर हैं, साथ में क्या करते हैं ये, मिल्क को सप्लाई करते हैं, मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी गाँव में, शहरों में, ठीक है, हर जगह भेजते हैं, ऑल ओवर गुजरात और पूरे भारत में भी, ठीक है। हेयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज अ टर्शरी एक्टिविटी। और देखिए यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस है, तो टर्शरी ट्रेडिंग उसका व्यापार, और जो रिटेल वही जो दुकानदार हैं, ये सब क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपने देख लिया कि प्राइमरी जब दूध का प्रोडक्शन हुआ
और उसके बाद जब दूध से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बनी फैक्ट्री में तो सेकेंडरी, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को दुकानों में, लोगों के घर तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग किया गया, तो ये हो गई टर्शरी सेक्टर। तो तीनों एक्टिविटियां साथ चलती हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मान लीजिए आपने देखिए दूध का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अगर आप उस सबको बेच नहीं पाए केवल दूध को, और उसको आपने प्रोसेस नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए सेकेंडरी की जरूरत है। और मान लीजिए आपने सेकेंडरी में बहुत सारा प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन उसे दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, अर्थात टर्शियरी सेक्टर वाली व्यवस्था कोई नहीं है, सर्विस नहीं है, तो क्या होगा, ये सारे प्रोडक्ट भी तो सड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ही ये जो तीनों हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। डोंट मिस आउट। Just like Amul, there are many other milk cooperatives under branches such as नंदिनी फ्रॉम कर्नाटका। तो देखिए जैसे अमूल है वैसे ही नंदिनी है कर्नाटका में, मदर डेयरी है दिल्ली में, आविन है तमिलनाडु में, विजय है आंध्र प्रदेश में, केवी है नागालैंड में, सुधा बिहार में, वर्का है पंजाब में। कैन यू नेम वन कोऑपरेटिव अराउंड यू दैट हैज़ हेल्प ग्रुप लाइक फार्मर्स? क्या आप बता सकते हैं किसी कोऑपरेटिव का नाम जिसने मिलकर क्या किया हो, फार्मर्स की, जो लोग हैं डिसेबल उनकी हेल्प की हो, या वुमेन्स की हेल्प की हो, टू कम टुगेदर एंड हैज़ ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू देयर लाइफ, जिससे उनके जीवन में क्या है, समृद्धि आई हो। यहाँ पर देखिए, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस बिलो लेट्स सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। जो बुक्स होती हैं वो कैसे बनती है। द इमेजेस शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प वुडन फाइबर ऑफ अ ट्री इनटू पेपर एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। देखिए कैसे पहुंचते हैं आपके पास किताबें। पहले यहाँ पर ये लकड़ी काटी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये लॉग्स बनाए हैं अलग अलग। उसके बाद उनको ले जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और अब ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। पहले यहाँ से पहुंचा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद ये देखिए ये बन रहा है ना, और फिर उसके बाद जब वो बन जाएगा उसको एक जगह पर स्टोर कर लिया जाएगा, फिर वहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा, और फिर दुकानों तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आप लोग उसको खरीद पाते हैं। None of the activity that were part of the process, from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the book, would have been possible had it not been for all three sector working together। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि देखिए अगर कागज का निर्माण करना था, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक बनी, तो सारी एक्टिविटियां इन्वॉल्व हुई ना। देखिए ये यहाँ पर ये जो कटिंग हो रही है ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है ना। उसके बाद यहाँ पर जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या यहाँ पर रखा जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये कौन सा सेक्टर है अभी, यहाँ पर ये टर्शियरी सेक्टर का कार्य भी शुरू हो गया। साथ ही साथ अब ये जब फैक्ट्री में बन रहा है तो ये सेकेंडरी सेक्टर का कार्य भी शुरू हो गया, और उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो दोबारा आप तक पहुंचता है, वो फिर से टर्शियरी सेक्टर का वर्क हो जाता है। तो आप देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ के आप तक पहुंचने के लिए। तो ये तीनों सेक्टर क्या होते हैं, आपस में साथ में वर्क करते हैं। थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, तो आप अलग अलग प्रोसेस को समझिए यहाँ पर जो हुई थी, जो अभी हमने बात की, ठीक है, और बताइए कि कौन सी प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। डोंट मिस आउट। दीज डे यूज पेपर इज रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। आजकल क्या होता है, जो यूज पेपर हैं जो हमने प्रयोग कर लिए होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है नए पेपर बनाने के लिए। रिसाइकलिंग क्या होती है, रिसाइकलिंग जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव्ड 17 ट्रीज। अगर हम रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग करते हैं पुराने पेपरों से ही, बाद में जो पुराने यूज पेपर हैं उन्हीं से बाद में अगर नए पेपर बना लेते हैं, तो हम हर टन पर कितने, 17 पेड़ों को बचा लेते हैं, ठीक है, एज वेल एज 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस वेयर वेस्ट इज डम्प्ड। और हम 2.5 क्या है, क्यूबिक मीटर जगह भी बचा लेते हैं, नहीं तो वहां पर वो वेस्ट क्या होता, फेंका जाता। इट ऑल्सो टेक 70% लेस एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम वुड पल्प। तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, 70% लेस एनर्जी लगती है और पानी लगता है पेपर को रिसाइकल करने में। जबकि अगर हम नया पेपर बनाने के लिए वुड पल्प यूज करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, तो 70% आपकी एनर्जी बच रही है, वाटर बच रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। वट आर द डिफरेंट वे थ्रू विच वी कैन
जुडिशियली यूज पेपर इन द क्लासरूम एंड ऑफिसेज ऑफ योर स्कूल। यहाँ देखिए, लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली एज प्राइमरी। आप अपने आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए और बताइए कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शरी है। ठीक है। ड्रॉ एरोज टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो आपस में कैसे जुड़ी हैं। ठीक है, उन पर एरो लगाइए, जैसे ऊपर आपने ड्राइंग में देखा था, टेक्स्ट बुक बन रही थी। इन वट वे आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। वट वुड हैपन इन वन ऑफ द एक्टिविटीज सीज टू एग्जिस्ट। अगर एक भी एक्टिविटी ना हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर इन तीन में से एक एक्टिविटी ना हो, मान लीजिए प्राइमरी हो और सेकेंडरी ना हो, तो क्या होगा। बिफोर मी वी मूव ऑन, अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से क्या सीखा। वी लर्न अबाउट द थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या क्या सीखा, इकोनॉमी के तीन सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। द वेरियस एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एज वेल एज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमने सीखा प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्ट जो हम नेचर पे डिपेंड रहते हैं रॉ मटेरियल के लिए। उसके बाद सेकेंडरी, जिसमें हम प्राइमरी ही जो चीज़ होती है उसको प्रोसेस करते हैं। और टर्शियरी, कि जब हमें उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है या सर्विसेज जो हमें चाहिए होती हैं वो सब मिलती हैं टर्शियरी से। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।